से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बतलाइए, नहीं तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले आप लोग को हम बीएफएम पढ़ाएंगे। बीएफएम सबसे पहले पढ़ाएंगे, मतलब ये वाला बुक बीएफएम। बीएफएम क्यों पढ़ाएंगे? इसके पीछे का लॉजिक है कि बैंक जो है, जैसे कि अब आप लोग जो जान रहे हैं कि जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय आप जॉब कर रहे हैं, बट बैंक खुद का क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। बैंक भी एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक क्या है? एक प्रकार का कंपनी है, एक प्रकार का कॉर्पोरेट है। लाइक लाइक टाटा कंपनी, लाइक टाटा कॉर्पोरेट, जो अदर कॉर्पोरेट है, आईटीसी हुआ, मारुति हुआ, इसी टाइप का है बैंक भी। बट दोनों में फर्क क्या है कि वो सारे जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो मार्केट में सेल होता है, और वहाँ से जो है उसको प्रॉफिट आता है कंपनी को, फिर वो अपने एम्प्लॉय को देती है पैसा। बैंक में थोड़ा सा डिफरेंट है कि बैंक जो है कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है ना? बैंक क्या करती है? बैंक का डिफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू आरबीआई? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। डेमो क्लास में इसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं कि बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। कोई बोलता है कि एक्सेप्ट मनी, तो मनी भी एक्सेप्ट करती है, बट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। डिफिनेशन पर भी हम लोग डिटेल चलेंगे। लेकिन चूंकि बैंक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस वर्ड जहां भी आता है, जहां भी बिजनेस वर्ड आएगा वहां पे रिस्क ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिजनेस का मतलब ही है रिस्क। ठीक है ना? तो रिस्क जब होगा तो वो देखना होगा कि कितने प्रकार का रिस्क होता है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। जब बिजनेस होगा तो रिस्क होगा, और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए या रिस्क को मैनेज करने के लिए देयर इज ए रिस्क मैनेजमेंट टीम। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को रिस्क पढ़ना होगा, और पूरा का पूरा जो सीआईबी है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे है। ये आप देख रहे हैं कि किसी भी बैंक में 4 प्रकार का मेन रिस्क होता है: मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जो आपका बीएफएम का पार्ट है। और किधर भी जाइए, एबीएम पढ़िए, आप रिटेल, आप जो है एचआरएम पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, समझ रहे हैं ना, एबीएफएम पढ़िए, सब में आपको रिस्क मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो आपका बीएफएम का पार्ट है। ठीक है ना? तो रिस्क मैनेजमेंट, और इसके बाद से ट्रेजरी मैनेजमेंट। इसके बाद से हम लोग ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक का जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट के थ्रू होती है। इसके बाद से आप जो है एबीएम एबीएम पढ़ाएंगे। इसके बाद से आप जो बोलिएगा एबीएफएम पढ़ाएंगे, लॉ पढ़ाएंगे, जैसा बोलिएगा वैसा पढ़ाएंगे। है ना? आप लोग से डिस्कशन होगा, जो सब्जेक्ट बोलिएगा, जो पॉइंट बोलिएगा वो पढ़ाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो है हम बिजनेस रिस्क से करेंगे, बैंकिंग रिस्क से। एक्चुअली बिजनेस में मेरा बैंकिंग रिस्क रहेगा। तो डिफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि शुरू में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, डेमो क्लास में जो है ये क्वेश्चन हम पूछे हुए थे। तो डेमो क्लास में जो नहीं थे, जैसे कि प्रियंका जी, आप जो है डेमो क्लास में नहीं थी, इसका आंसर बताइएगा क्या? ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। आपको लगता होगा कि जो है बहुत साधारण क्वेश्चन सर पूछ दिए हैं, कि इसका आंसर तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बातों को हम लोग को समझना होगा। क्या बतलाए हम लोग जो है टोटल कंसेप्ट को समझेंगे। एग्जाम इसलिए नहीं निकलता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रोफेशनल से पढ़ लेना चाहिए, लाइक मी। मैं जैसा किसी प्रोफेशनल से पढ़ना चाहिए, जिसका काम जो है टीचिंग करना ही है। तो वो अपना कंसेप्ट तैयार करता है, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। बट एज ए बैंकर आपको भी सब कुछ समझ में आता है, आपका भी ट्रेनिंग हो रहा होता है। लेकिन फिर भी दो प्रकार का ट्रेनिंग जरूरी है, एक आपका एजुकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है, और दूसरा आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूरी है। तो जो आपको बैंक में जो आपके ट्रेनर के थ्रू मिलता है वो आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलता है, जिसपे आप काम करते हैं। हम लोग जो है आपको एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोग जो है स्पेशल जो है वे ऑफ टीचिंग होता है, उसके थ्रू आपको एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको चाहिए।
इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा कि कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए ये आप देख लीजिए। सबसे पहले है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ बैंक, मेन फंक्शन ऑफ बैंक क्या है, कि बैंक का जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है। तो बैंक का डिफिनीशन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो बैंक का डिफिनीशन मुझे आरबीआई से मिलेगा। आरबीआई जो है बैंक का डिफिनीशन देती है। आरबीआई जो है बैंक का डिफिनीशन बीआर एक्ट के थ्रू देती है, ये आपको भी मालूम होगा। बीआर एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर देती है। क्या देती है, अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। चलिए आपको वो डिफिनीशन भी दिखाते हैं साइट पे चल के। आरबीआई बैंक डिफिनीशन बाय आरबीआई, देखिए क्या लिखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस ए अ बैंक प्राइमरीली थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसेंशियली एज ए बैंकिंग कंपनी। बैंक क्या एक प्रकार की कंपनी है, शुरू में ही बोले। दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये वाला वर्ड पकड़ के रखिए। जनरल पीपल के लिए डिपॉजिट वो बोले या एक्सेप्टिंग ऑफ मनी बोले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन एज ए बैंकर हम लोग को इस बात को एडॉप्ट करना होगा, समझना होगा कि डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग ऑफ मनी में फर्क है। अब क्या फर्क है यहाँ पे देखिए, कि कोई एक फ्रेंड है, मान लेते हैं कोई जो है F1 कोई एक फ्रेंड है, वो F2 को कोई पैसा देता है, मान लेते हैं कि 100 रुपया देता है। तो यहाँ पे F2 जो है वो क्या करेगा, इसको इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ मनी हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप कोई F1 जो है ये बैंक के पास जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट ऑफ मनी हो जाएगा। डिपॉजिट ऑफ मनी क्यों हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 को कोई अकाउंट में पैसा नहीं दे रहा है, कोई पार्टिकुलर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट टाइप का कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे वो पैसा जो है वो जमा कर रहा है, हाथ में दे रहा है पैसा या ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है उसके अकाउंट में, वाट एवर जो भी है। बट वो भी आपका वो ट्रांसफर ही कहा जाएगा। डिपॉजिट वर्ड जो है वो कहाँ होगा, बैंक में होगा, क्योंकि बैंक स्पेशली सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या इस टाइप का कुछ और भी अकाउंट है, उसमें पैसा एक्सेप्ट करती है जो पार्टिकुलर अकाउंट नंबर होता है। तो आरबीआई बोलती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी बोलिए या इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बोलिए या और भी चीज बोलिए, समझ में आया? क्यों लेती है डिपॉजिट, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, और यहाँ पर ऑब्लिक क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है। समझ में बात आ रही है ना, कि आरबीआई भी बोलती है कि डिपॉजिट वर्ड, इसीलिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ मनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मनी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट डिपॉजिट होना चाहिए था। डिपॉजिट्स ऑफ मनी होगा या डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, आप ये कर सकते हैं। जब तक डिपॉजिट वर्ड नहीं आएगा तब तक ये वाला पॉइंट सही नहीं रहेगा। समझ में आया ना। इसके बाद से बैंक का डिफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब वित्तीय संस्था है जो पैसा में लेन देन करती है, ठीक है ना। हम लोग जो है टाटा कंपनी को वित्तीय संस्था नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये मेरा 3 पिलर पे खड़ा है। एक जो है आपका आरबीआई है, दूसरा आपका सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा जो है आपको आई IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, लास्ट में आई भी आया था। तो आरबीआई जो है वो बैंकों को देखती है और प्लस एनबीएफसी को देखती है। सेबी जो है ये कैपिटल मार्केट को देखती है, कैपिटल मार्केट को देखती है, ठीक है ना। एंड आईआरडी आपका इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है, सेक्टर को देखती है। एनबीएफसी एक चीज, आरबीआई एक चीज को और देखती है, मनी मार्केट को, मनी मार्केट को। तो कोई मुझे बता सकता है क्या, क्योंकि आप जैविक मतलब एग्जाम पास करके आया है इसीलिए पूछ रहे हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कोई मुझे बता सकते हैं क्या। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब नाम लेना होगा क्या? आदित्य जी, आप लोग अभी 3 ही आदमी हैं। सर। हाँ, ऐसा नहीं बोलिए, आप लोग सीआईबी के लिए बैठे हैं। अब सोचिए कि मुझे कितना कंसेप्ट तैयार करना है आप लोग का, ठीक है ना? आप सोचिए कि जो है हर एक पॉइंट को आपको डील करना है, आप लोग को भी मेहनत लगेगा, मुझे भी मेहनत लगेगा, तो इसलिए रेडी फॉर दैट। मनी मार्केट क्या है कि शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है? मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो आप लोग को मार्केट बताना होगा कि मार्केट क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को मार्केट बताना होगा कि मार्केट क्या है। तो मुझे एकदम बेसिक से पढ़ाने में अच्छा भी लगता है कि हम सबका जो है बेसिक क्लियर कर दें, और उसके बाद से आपको इतना हायर पे ले जाए कि आपका सीआईबी निकल जाए। क्लियर ना? आज आपको मार्केट के विषय में थोड़ा डिटेल में हम बताएं कि एक्चुअली मार्केट है क्या। तो मनी मार्केट जो है वो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए। और इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। कैपिटल जो मार्केट है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है? तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो अप टू 1 ईयर के लिए होता है, 24 आवर से लेकर अप टू 1 ईयर के लिए होता है। एंड लॉन्ग टर्म जो होता है वो 1 साल से लेकर इनफाइनाइट ईयर तक के लिए आपको लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल मार्केट में आपको जनरली 3 इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डीलिंग होता है। एक तो आपका शेयर है, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जो है आपको कैपिटल मार्केट का पार्ट है। इसके वजह से डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, ये सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है। मनी मार्केट का पार्ट क्या है? मनी मार्केट का पार्ट जो है वो आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। इसके बाद से आपका इधर आ जाइए, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इसका नाम आपने सुना होगा। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या है डिटेल में तो बाद में बताएंगे। अभी शॉर्ट में क्या है कि जो एक बैंक जो दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म की लोन देती है, 24 घंटे की लोन देगी तो उसको कॉल मनी, 2 दिन से लेकर 14 दिन की लोन देगी तो क्या, नोटिस मनी, और फिर 1 साल तक के लिए टर्म मनी होता है। इसके बाद से इसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपको मनी मार्केट का है। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट को हम लोग लिक्विड मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? आप लोग नोटबुक लेके बैठा कीजिए, जब हम पढ़ाएं तो नोटबुक लेके बैठा कीजिए कि जो भी टर्म है आपको एकदम देखिए, एकदम बेसिक चीज भी सीखना है। तो क्यों ना आप 4-5 मंथ के लिए एकदम वो इनिशियल स्टूडेंट बन जाते हैं कि जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे कि हाँ एक सीखने में अच्छा लगेगा, चलो जो है आगे आगे जो भी हम लोग प्रमोशन के लिए हो या कुछ भी हो, उसमें ये सारे चीज़ जो है सब कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। एकदम छोटा से छोटा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक एक कंसेप्ट जो है आया है, लिक्विड। इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, लिक्विड क्या होता है एंड लिक्विडिटी क्या होता है, इसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी ये कर, इतना ज़्यादा जो है टर्म्स है उन सारे चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, कैपिटल मार्केट है। इसके वजह से आईआरडीए जो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। तो ये इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं पब्लिक से, उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो मेरा टाटा कंपनी है, जो मेरा आपका दूसरा कंपनी है, वो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसीलिए बैंक को क्या बोला जाता है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्ट डिपॉजिट, अब वो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो या जो भी हो, एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब ये दो फॉर्म में बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है। एक तो आपको एनडीटीएल के फॉर्म में करती है, एंड दूसरा आपका पारा बैंकिंग के फॉर्म में करती है। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो आपका इसमें आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या आता है, डीएल आता है एंड टीएल आता है। मतलब जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होता है ये क्या है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो इसीलिए डीएल जो है, डीएल मतलब डिमांड लायबिलिटी, मतलब सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट टाइप का जो डिपॉजिट होता है वो डिमांड लायबिलिटी होता है। डिमांड लायबिलिटी का मतलब जब भी कस्टमर पैसा मांगे उसको देना है, ठीक है ना? एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, टाइम लायबिलिटी जैसे कि एफडी आरडी टाइप का जो डिपॉजिट हुआ, ये टाइम लायबिलिटी हुआ। इट मीन्स कि बैंक के साथ कस्टमर का क्या कमिटमेंट है कि पार्टिकुलर टाइम के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बीच में भी अगर वो अपना ब्रेक करना चाहे तो कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम तो यही है, डीएल एंड
ये होता है। इसको कंबाइंड रूप से हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। तो इसी का पैसा बैंक के पास जाता है एज ए फंड, और इसी फंड पे बैंक क्या करती है, लोन देती है एंड इन्वेस्टमेंट करती है। एक और चीज होता है पारा बैंकिंग। पारा बैंकिंग क्या होता है? पारा बैंकिंग को हम लोग और भी दो तीन नाम से जानते हैं। जैसे पारा बैंकिंग को हम लोग क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। क्रॉस सेलिंग, इसको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी कहते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, रुकिए एक डायग्राम दिखलाते हैं। ये एक डायग्राम, राइट। इसमें आपका ये क्या हो गया, ये आपका एनडीटीएल हो गया, और ये क्या हो गया, पारा बैंकिंग हो गया। ये आपका पारा बैंकिंग हो गया। ठीक है, मेरा आवाज कट तो नहीं रहा है? साउंड ऐसा तो नहीं है कि कट रहा है या स्क्रीन पे नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप माइक्रोफोन ऑन कीजिए और प्लीज बतलाइए, ताकि हम, क्या कि हम पढ़ाते रहते हैं तो ये नहीं मालूम चलता है कि सामने से क्या हो रहा है, पीछे में क्या हो रहा है। क्योंकि हम जो है इसका इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हम कर रहे हैं, तो एक बार हम ये ओपन कर लिए तो स्क्रीन पे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में मुझे नहीं दिखता है, जब तक आप बोलेंगे नहीं। चलिए, तो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, इसमें बहुत सारे ऐसे और भी प्रोडक्ट है, जैसे आपका पीपीएफ हुआ, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, जैसे कि आपका अटल पेंशन योजना हुआ। तो ये सब किस में आता है, पारा बैंकिंग में आता है। पारा बैंकिंग बोलिए, क्रॉस सेलिंग बोलिए। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेलिंग का मतलब, क्रॉस सेलिंग एक्चुअली एक मार्केटिंग वर्ड है। ये आपको प्योर मार्केटिंग वर्ड है। इसका एग्जांपल के लिए है, जैसे कि मान लीजिए कि पिज्जा हट है। अब पिज्जा हट जो है वहां पर क्या मिलेगा, पिज्जा ही मिलेगा, ठीक है ना। केएफसी में क्या मिलेगा, केएफसी में क्या मिलेगा? अब केएफसी चिकन के लिए जाना जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों जगह सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलता है कि नहीं? कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये टाइप का सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलता है। क्योंकि ये जानता है लोग कि ये पिज्जा खाने के बाद में भी सॉफ्ट ड्रिंक पिए, या केएफसी में उस सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करे। बट ना ही केएफसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, एंड ना ही आपको पिज्जा हट सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। ये अपना अपना, इसका कोर प्रोडक्ट क्या है? इसका पिज्जा है कोर प्रोडक्ट, केएफसी का चिकन से रिलेटेड कोर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है ना। क्रॉस सेलिंग क्या हुआ, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो हुआ ये क्रॉस सेलिंग हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार बैंक का कोर प्रोडक्ट क्या है, जिसके लिए बैंक जानी जाती है, जो बैंक का डिफिनेशन है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। ये कोर प्रोडक्ट इसका एनडीटीएल हुआ। लेकिन क्रॉस सेलिंग क्या हुआ, ये आपका थर्ड, ये सब इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, इसका पैसा बैंक के पास नहीं जाता है, बैंक के पास इसका कमीशन जाता है। ठीक है ना। बैंक के पास क्या आता है, इसका कमीशन जाता है। तो सीआईबी में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सीआईबी में केवल एनडीटीएल की चर्चा करेंगे, जानेंगे ये कि पारा बैंकिंग क्या होता है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है। इसको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए, अपना प्रोडक्ट नहीं है, किसी तीसरे का प्रोडक्ट है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ये किसी तीसरे का प्रोडक्ट है। हमको, हम बैंक के ब्रांच का लोग फायदा उठाते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में बैंक ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जहाँ पे लोगों का विश्वास है कि इसके एम्प्लॉय अगर बोल दिए कि पार्टिकुलर काम करना है, ठीक है ना, पार्टिकुलर जगह इन्वेस्टमेंट कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, तो सामने वाला बंदा इनकार नहीं कर पाता है। क्योंकि बैंक तो नॉलेज सेंटर भी है ना, विश्वास भी है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले सोचे कि बैंक के साथ टाई अप करो, कि उसके इम्प्लॉय अगर उनको अगर बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, पीपीएफ लीजिए, तो वहां से लोग इनकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए टाई अप के रूप में जो है ना, इसको डाला गया कि चलो ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस के अंडर बैंक इंश्योरेंस करेगी, उसको भी पैसा मिलेगा और मेरा भी इंश्योरेंस बिकेगा। बट टेक्निकली क्या है, जो बैंक के पास फंड आता है, ये फंड यहाँ से आता है, न कि यहाँ से आता है। ठीक है। इसके बाद से इस फंड का बैंक क्या करती है, इस इस फंड का बैंक लोन देती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना, एक प्रकार का रिस्क है। रिस्क है, जैसे कि हम बता रहे थे कि बैंक क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है। बिजनेस है, और जहां भी बिजनेस होगा वहां पे रिस्क ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो 4 रिस्क बैंक के पास है। पहला रिस्क नोट कीजिए, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क फर्स्ट रिस्क। दूसरा रिस्क जो है लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा रिस्क मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। एंड चौथा रिस्क ऑपरेशनल रिस्क। ये 4 रिस्क जो है ये बैंक को मिलता है। ये रिस्क 4 मेन रिस्क हुआ और ये 4 चैप्टर है, 1 2 3 4। मॉडल बी का, बीएफएम का, बीएफएम का जो मॉडल आप बी पढ़ रहे हैं, मॉडल बी पढ़ रहे हैं, इसका 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा मॉडल बी यही है, समझ में आ रहा है ना? पूरा का पूरा मॉडल बी यही है, रिस्क मैनेजमेंट। इसका फिर सब रिस्क आता है, जैसे क्रेडिट रिस्क का बहुत सारे अलग अलग सब रिस्क आएगा, आज हम लोग उसको देखेंगे। फिर लिक्विडिटी रिस्क का फिर सब रिस्क आएगा, फिर मार्केट रिस्क का सब रिस्क आएगा, फिर ऑपरेशन रिस्क का अलग अलग सब रिस्क आएगा। ठीक है, तो लोन जब बैंक देती है तो इसको क्या मिलता है? क्रेडिट रिस्क मिलता है, क्रेडिट रिस्क मिलता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब कि इसका जो पैसा है, लोन का जो पैसा है, वो एनपीए में तो नहीं गया है। मैंने पैसा कस्टमर ले लिया है और नहीं लौटाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 90 डेज के बाद ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड, जब तक वो ईएमआई दे रहा है तब तक स्टैंडर्ड लोन, और जब ईएमआई देना वो बंद कर दिया 3 मंथ के बाद, 90 डेज के बाद, उसका पैसा स्टैंडर्ड लोन से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है? सब स्टैंडर्ड लोन आपका एनपीए में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिर लॉस एसेट एसेट तक जाता है। तो एनपीए का भी क्रेडिट मैनेजमेंट जब डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें एनपीए से रिलेटेड टोटल न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कराएंगे, जो एबीएम में पढ़ना। इसीलिए जो फंड आता है इसका 100% बैंक लोन में नहीं देती है। बैंक इसका कुछ पार्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट भी करती है, और कहाँ करती है? तो मार्केट में करती है। यहीं से मार्केट स्टार्ट होता है। बैंक कभी भी फिक्स रेट वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं करती है। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि फिक्स रेट वाले, वेरिएबल रेट वाले में क्या डिफरेंस है, मार्केट क्या है, इसको भी अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, पहले इसको डिफिनेशन को कंप्लीट कर ले कि बैंक का एक पार्टिकुलर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, अभी हम नाम ले रहे थे, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, अलग अलग मार्केट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ से भी बैंक को क्या मिलता है? ढेर सारा प्रॉफिट मिलता है। तो यही आपका बैंक का डिफिनेशन है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब उसको जो जो उसका जो अर्निंग का जो जरिया है, बस वही, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लोन में रिस्क है, इसलिए बैंक अपना अर्निंग इन्वेस्टमेंट से भी करती है। समझ में आ रहा है ना? तो डिपॉजिट वर्ड क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? और इसका इसका आंसर अब क्या होगा ये मालूम चला क्या? ओनली बी एंड सी। हाँ, ओनली बीएनसी होगा। तो यही अगला 4-5 मंथ तक आपके साथ करना है कि आपका कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट है जिसमें थोड़ा सा हमको और एडअप करना है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्रेश है, नहीं, जान बहुत रहे हैं, जीआईबी क्लियर करके आए हैं, तो हमको ब्रशअप करना है। ठीक है, और वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, और फिर सीआईबी आप लोग का निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका एबीएम का, सॉरी बीएफएम का, बीएफएम का मॉडल, मॉडल बी का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट। इसी चीज को बतला रहे थे कि 4 रिस्क है बैंक के पास, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। अब ये रिस्क कहाँ कहाँ होता है इसको भी बतलाए थे। तो क्रेडिट रिस्क तो बतला ही चुके थे कि क्रेडिट रिस्क जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, क्रेडिट रिस्क। आज पढ़ाने के बाद हम एमसीक्यू देंगे, तो आप जो है जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया। जब तक एमसीक्यू बनाइएगा नहीं, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक जो है कैसे निकलेगा? आप खुद भी सोचिए कि केवल क्लास कर लेने से कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होगा। क्लास कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एमसीक्यू बनाइए, और वहां पे कम से कम आप 75
75% से ऊपर नंबर लेकर आइए, 75% से अगर 80% नंबर लेके नहीं आइएगा, फिर सोचिए कि कंसेप्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, समझे ना। फिर वीडियो देखिए, फिर हमसे पूछिए, बस मतलब ये काम कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये काम कीजिए, आपका सीआईबी 100% निकलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो क्रेडिट रिस्क हो गया कि लोन लोन जो है उसको जो एनपीए में जाने का जो खतरा है, दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड को समझते हैं। अभी बतला रहे थे कि हम लोग लिक्विड पे भी चर्चा करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी को समझते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लिखे थे, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखे थे। तो दो वर्ड होता है, लिक्विड एंड लिक्विडिटी, इसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिक्विड का मतलब तो केमिस्ट्री में तरल जो भी है, पानी वगैरह जो है या फिर जो भी और भी तरल पदार्थ है उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। बट इकोनॉमी में जो है, फाइनेंशियल मार्केट में जो है, लिक्विड का मतलब होता है कैश इन हैंड। मतलब आपके हाथ में जो पैसा है, इस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड कहते हैं। लिक्विड कहिए या एक वर्ड जोड़ दीजिए, लिक्विड मनी। ठीक है ना। लिक्विड मनी का मतलब रेडी टू इन्वेस्ट, रेडी टू एक्सपेंड, आप जो है खर्च कीजिए, यही आपका लिक्विड लिक्विड मनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि एसेट कोई भी ऐसा एसेट जो कि कन्वर्ट हो जाए, हाउ हाउ क्विकली हाउ क्विकली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये उसका लिक्विडिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल दें, एक क्वेश्चन पूछे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लिक्विड, मोर लिक्विड। एग्जांपल दे कि जैसे कि पहला जो है, ये आपको लैंड है, रियल एस्टेट। दूसरा जो है आपको जो है गोल्ड है। तीसरा जो है ये आपको सेविंग अकाउंट है। चौथा जो है करेंट अकाउंट है। पांचवा जो है म्यूचुअल फंड है। ठीक है ना। तो आप बताइए इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट कौन है, या किसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। करेंट अकाउंट हो। करेंट अकाउंट की लिक्विडिटी, क्यों ऐसा आपने क्यों बोला। कि इसमें फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है या फिर वेरी गुड। कोई सर्टेन नहीं रहता। हाँ वेरी गुड, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं होता है। वेरी गुड, कि इसमें फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो, इसके बाद से कौन सा आएगा। सेविंग अकाउंट। वेरी गुड। और इसके बाद उसके बाद आपको गोल्ड आएगा। गोल्ड गोल्ड। गोल्ड फिर म्यूचुअल फंड लास्ट में लेंगे। म्यूचुअल फंड को आप गोल्ड के बाद क्यों प्रीफरेंस दे रहे हैं, ये बताइए। म्यूचुअल फंड जैसे सेल या ब्रेक करते हैं तो 2-3 दिन टाइम लग जाता है। दो तीन ऐसा दिन टाइम नहीं। लेता है, T+2 लग जाता है। वेरी गुड, T+2 लग जाता है। ठीक है, आपकी बात को मानते हैं, इसीलिए आप गोल्ड को प्रीफरेंस देते हैं। जी और इसके बाद से आप म्यूचुअल फंड को प्रीफरेंस दीजिएगा, और लैंड में तो सेलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। जी जी। कभी कभी गोल्ड में क्या होता है कि जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था आपका, आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, एग्जैक्टली हमको ईयर नहीं याद है, उस समय क्या हुआ था। उस समय आप अगर गोल्ड लेकर जाइएगा मार्केट में, तो क्या ये सेल आउट हो रहा था, ये बताइए। क्या इसके बदले में आपको पैसा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट से लिक्विडिटी ही गायब था। मोदी जी ने 8 बजे आया और कह दिया कि कल से पार्टिकुलर टाइप का नोट बंद। उन्होंने किसी का पैसा तो छिया नहीं, किसी का एसेट तो लिया नहीं, उन्होंने मार्केट से लिक्विड मनी गायब कर दिया, मतलब कैश इन हैंड गायब कर दिया। इट मीन्स कि अगर आप गोल्ड भी आपके पास है,
और आप उससे कुछ परचेज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? उससे परचेज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। मार्क ज्वेलर के पास जाइएगा तो आप उससे मांगेंगे कि मुझे पैसा दे दो, उसके पास खुद ही नहीं है पैसा तो आपको कहाँ से देगा? तो गोल्ड के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी। बात समझ ना? अभी आप देखिए ईरान इराक में जो है, इराक में नहीं, ईरान में, ईरान में आपको कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है आप देख रहे हैं। और इसके पहले आपको अलग अलग कंट्री में जो है, जिम्बाब्वे में या अलग अलग कंट्री में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा था। तो कभी कभी जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है। म्यूचुअल फंड के साथ एक एक बेनिफिट है कि ये आपको T+2 डेज लगता है। अब इसको थोड़ा सा कम करने की बात हो रही है, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम काफ़ी पहले से बेटर हुआ है। समझ में आया ना? तो ठीक है, म्यूचुअल फंड कभी कभी गोल्ड, गोल्ड मतलब जनरली आप उसको पहले रख सकते हैं, क्योंकि बैंक में जाइए तो लोन मिल जाता है, तो जनरली होता है। लेकिन पार्टिकुलर टाइम में गोल्ड भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हायरार्की सही है, अभी के लिए एकदम 100% ये सही हायरार्की है। तो दैट्स ऑल कि लिक्विडिटी का होना कितना जरूरी है। बिना लिक्विडिटी का बैंक चल ही नहीं सकता है। बैंक में दो चीज होता है, नोट कीजिए, बैंक में दो चीज होता है। एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, और दूसरा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का सुने हैं कभी? सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि आज के लिए पैसा रेडी टू एक्सपेंड, इन्वेस्ट, कैसे भी आप एक्सपेंस कीजिए, रेडी टू एक्सपेंस। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि आपके पास अगर लिक्विड है तो आप पैसा दीजिए। किसको दीजिएगा? अपने कस्टमर को दीजिएगा, अपने डिपोजिटर के दीजिएगा, डिपोजिटर को अपना आप पैसा दीजिएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी कुछ मंथ पहले जो है बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूब गए। महाराष्ट्र वगैरह में जो है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूब गए। इसका मेन रीजन क्या था कि उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं था, अपना अपने डिपोजिटर को पैसा दे ही नहीं पा रही थी। यस बैंक के साथ हो गया था, लिक्विडिटी की कमी हो गई थी। 2007-8 में जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ लिक्विडिटी की कमी हो गई थी। तो कोई भी बैंक जो चलती है, डेली का डेली कस्टमर क्या करता है, डिपॉजिट भी करता है और बदले में, अब बदले में नहीं मतलब वो पैसा भी निकालता है। तो बैंक के पास अगर इनफ लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो अपने डिपॉजिटर को कहाँ से पैसा देगी? इसलिए लिक्विडिटी का होना जरूरी है। और दूसरा चीज होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसा कोई एसेट है जो आज तो लिक्विड नहीं है बट कल लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कोई बैंक का जो है कोई इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप उसका क्या है, सॉल्वेंसी है। अब बैंक के पास जो है एसेट तो बहुत तरह का होता है, जैसे कि आप 4-5 तरह का एसेट तो जानते ही होगा। एक जो है आपका फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या आता है, बैंक का जो आप जिस पे वो खड़ी है बैंक, जैसे उसका जो है कुर्सी टेबल बेंच हुआ, कंप्यूटर हुआ, या और भी बहुत सा कुछ हुआ, वो उसका फिक्स फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट जो है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए होता है। जैसे कंपनी का फिक्स एसेट जो होता है वो, उसका मशीन जो होता है वो आपका फिक्स एसेट होता है, उसको वो सेल आउट नहीं कर सकती है। तो सॉल्वेंसी में फिक्स एसेट बिल्कुल नहीं आता है। सॉल्वेंसी में क्या आता है, वैसा एसेट आता है जो अभी लिक्विड नहीं है बट वो बाद में लिक्विड हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इसके बाद से आपको मार्केट रिस्क। तो अभी मार्केट की भी हम चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट जो है वो क्या है। तो बैंक जब इन्वेस्टमेंट करती है अपने ट्रेजरी मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसको बहुत सारे मार्केट रिस्क मिलता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारा मार्केट रिस्क मिलता है। तो उसको मैनेज करने के लिए स्पेशल मैनेजमेंट है, मार्केट रिस्क मैनेज करने के लिए। इसके बाद से क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। पहले उतना ऑपरेशनल रिस्क नहीं हुआ करता था, बट जैसे जैसे ये सीबीएस सिस्टम बढ़ा है, जैसे जैसे आपका जो है कंप्यूटराइज बैंकिंग हुआ है, या डिफरेंट टाइप का जो है आपको प्राइवेट सेक्टर भी बैंकर आए हैं, बैंकिंग हुआ है, उसमें आपका जो है ना बहुत सारे ऑपरेशनल रिस्क जो है
वो बढ़ गया। जैसे कि फंड आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मे बी मिस्टेक से जिसके अकाउंट में जाना था, उसके दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र हो गया। बैंक के ऊपर बहुत सारा आरबीआई पेनल्टी लगाने लगी है, जैसे कि केवाईसी के ऊपर पेनल्टी लगाने लगी है। पहले केवाईसी के ऊपर पेनल्टी नहीं था। आप ज़रा सोचिए, पहले जो था वो एक अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए 2-2 डॉक्यूमेंट बैंक लेती थी। 2 जाइए, 2 आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आइए, 2 एड्रेस प्रूफ लेकर आइए और उसके बाद से 2 आपको इंट्रोड्यूसर को लेकर आइए। समझ में, एक ऐसा भी ज़माना था कि लोग का सेविंग अकाउंट सिंपल बैंक में नहीं ओपन होता था और जिसका हो जाता था वो समझिए कि सोचता था कि चलो भाई सेविंग अकाउंट ओपन हो गया, मैंने कोई जंग जीत लिया, इस टाइप का चीज़। बट 2014 के बाद क्या हुआ आपको मालूम ही है कि बैंक में आप खड़ा भी हो जाइएगा तो अकाउंट आपका 1 साल के लिए ओपन हो सकता है। उसके बाद से जनधन योजना क्या-क्या है आपको मालूम ही है। तो ये बैंक पे बिना मतलब का प्रेशर बन गया कि केवाईसी के ऊपर भी बैंक को पेनल्टी लगी, ठीक है? तो ये केवाईसी के ऊपर हुआ या बहुत सारे कंप्लायंस के ऊपर है, जो आपको एवीएम में पढ़ना भी है। एवीएम का जो मॉडल डी है, वो पूरा का पूरा कंप्लायंस ही है कि बैंक को जो है कौन-कौन सा कंप्लायंस को देखना है, कौन-कौन सा एथिक्स को देखना है, फॉलो करना है, वो सारे के ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो ये जो पेनल्टी अगर आरबीआई लगाती है, तो ये आपको किसके ऊपर आ जाएगा, किसमें किसके अंडर आ जाएगा? तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब ये बिन बोलाए मेहमान है, ठीक है ना? मान लीजिए कि जैसे कि हम जो है मान लीजिए कि किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जानबूझ के करते हैं कि हाँ, कुछ लॉस हो सकता है। बट केवाईसी के ऊपर पेनल्टी लग जाना, ये सब तो बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है? तो ये ऑपरेशनल रिस्क है। तो ये आपका 4 मेन रिस्क है, ठीक है ना? ये आपको 4 रिस्क है। फिर इसका सब रिस्क में आपका कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट नहीं मतलब इसका भी सब रिस्क है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहला जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क में आपका है काउंटर पार्टी रिस्क। पहला जो है काउंटर पार्टी रिस्क। शॉर्ट में बतला देते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का जो है मतलब क्या होता है? काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है आपको कि पैसा दिया और वापस नहीं आया। नाम से भी क्लियर है काउंटर पार्टी मतलब सामने वाला बंदा पैसा नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क लगभग सेम है। डिफॉल्ट कि दे रहा है पैसा और उसमें से बाद में फिर कुछ देना बंद कर दिया, ठीक है ना? डिफॉल्ट रिस्क। इसके बाद से आपका क्या है? डाउनग्रेडेड रिस्क। डाउनग्रेडेड रिस्क का मतलब है कि आप जिस समय आप चेक किए थे उसका सिविल स्कोर वो बढ़िया था। आपने जो है मान लें कि 700 पे आपने उसको दे दिया सिविल स्कोर पे, या आपके अलग-अलग बैंक का अपना इंडिविजुअल भी होता है, उस पर आपने दे दिया। बट मान लीजिए कि होम लोन आपने दिया तो होम लोन हो सकता है कि 10 साल का हो, 15 साल, 20 साल का हो। अब वो कंटिन्यूअस मेंटेन कर रहा है कि नहीं अपना सिविल स्कोर, ये तो बड़ा मुश्किल है ना। तो डाउनग्रेडेड हुआ, उसका हुआ मे बी जिस कंपनी को आपने दिया है उसका हुआ। ये डाउनग्रेडेड के कारण जो है हो सकता है कि आने वाले समय में वो ईएमआई नहीं देगा। कि इसको जो है आप फ़ॉलो अप करते रहना है कि ऐसा तो नहीं कि डाउनग्रेड हो रहा है। इसीलिए बैंक जो है वो सिक्योरिटीज़ भी रखती है। इसके बाद से आपका पोर्टफोलियो रिस्क है। पोर्टफोलियो रिस्क जो है आपका क्या होता है कि जब बैंक अपना पोर्टफोलियो तैयार करती है लोन का, जैसे 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 बैंक अपना रेडी करती है ना, तैयार करती है ना, कि हमको जो है होम लोन कितना देना है, हमको एजुकेशनल लोन कितना देना है, ये सब है। तो इसका जो तैयार करती है, इसमें अगर उसको पोर्टफोलियो में किया कि 2% का लॉस हुआ, होम लोन में पोर्टफोलियो में 2% का लॉस हुआ, तो फिर ईएमआई पे क्या असर पड़ेगा या ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा? ये आपका पोर्टफोलियो रिस्क हो गया। इसके बाद से आपका सिस्टमैटिक रिस्क है। इसको हम लोग सिस्टमिक रिस्क भी बोलते हैं। तो सिस्टमिक रिस्क क्या होता है? ये सबसे बड़ा रिस्क है कि लोन के चलते मान लीजिए जैसे कि हमने बोला कि 2% का उसको लॉस हुआ। अब हो सकता है कि किसी साल उसको 3% का लॉस हो जाए, 5% का लॉस हो जाए, 10% का लॉस हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये किसी-किसी साल इतना बड़ा लॉस हो जाए कि बैंक बैंक क्या हुआ? बैंक पैसा तो दी, लोन तो दी बट वापस आया नहीं। तो बहुत सारा रिस्क इसमें ऐसा है कि वो इंडिविजुअल तो नुकसान है ही, साथ में वो दूसरे रिस्क पर भी असर डालता है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि एक रिस्क के चलते दूसरा रिस्क भी आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है। तो अगर पैसा नहीं आया है, तो कौन सा रिस्क आ जाएगा? तो क्रेडिट क्रेडिट रिस्क के साथ लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाएगा। तो अपने डिपॉजिटर को पैसा कहाँ से देगी? यही चीज़ हुआ था आपका यस बैंक के साथ।
यही आपको हुआ था, आपको लेमन ब्रदर के साथ, जो 2007-8 में पूरा उधर रिसेशन जो आया था अमेरिका वगैरह में, उसका मेन कारण क्या था कि लोन ऐसे बांट रही थी, जिसको मन करे लोन ले जाओ ले जा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज वो देख नहीं रही थी। और उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से जो है पैसा आना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। तो फिर उसके जो डिपॉजिटर थे वो हल्ला कर रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो एक के साथ दूसरा भी कभी कभी आता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब हुआ कि पूरा सिस्टम खराब हो जाए। अब मान लेते हैं कि एक बैंक डूबती है, तो वो अकेले नहीं डूबती है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि एक बैंक जो है वो कईयन को लेके डूबती है। अब फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे कि एसबीआई डूबे, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, बड़ी बैंक है, या एचडीएफसी डूबे, या और भी कोई किसी भी बैंक का नाम ले लीजिए, कोई डूबे, पीएनबी, तो अगर वो डूबती है तो कोई अकेले थोड़ी डूबेगी, वो कईयों को लेकर डूबेगी, पूरे देश को जो है उससे नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं कई कंपनियों को नुकसान होगा। और उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क या सिस्टमिक रिस्क। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो ये आपका क्रेडिट रिस्क का क्या होता है, ये सब रिस्क है। इसके बाद से आपका लिक्विडिटी रिस्क है, फंडिंग रिस्क हुआ। फंडिंग रिस्क का मतलब बैंक को जो है पैसा की कमी है, कहीं ना कहीं से बैंक को पैसा की कमी है, अपने डिपॉजिटर को पैसा नहीं दे पा रहा है, ये आपका फंडिंग रिस्क है। टाइम रिस्क का मतलब क्या हुआ कि लोन दिया और टाइमली पैसा इसको नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं से बैंक को जो पैसा आना चाहिए था टाइम से, वो टाइम से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टाइमली पैसा मान लीजिए कि 100 रुपये अगर आ जाता है, और 100 रुपये अगर, यही 100 रुपये अगर 2 साल के बाद आता है, तो फिर इन्फ्लेशन वगैरह का जो है चर्चा इसमें हो जाएगा ना। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आज और कल में क्या फ़र्क है। तो टाइमली पैसा अगर नहीं आता है, आता है बट टाइमली पैसा नहीं आता है, तो आपको इसको लिक्विडिटी रिस्क में ये टाइम रिस्क हो जाएगा। कॉल रिस्क का मतलब क्या हुआ, कॉल रिस्क का मतलब हुआ कि बैंक जो है कुछ प्रॉमिस करके रखी हुई है, जैसे कि बहुत सारा, एक आपका होता है ऑन बैलेंस शीट आइटम। ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑन बैलेंस शीट आइटम का मतलब ये होता है, यहीं पे बतलाए थे उसके बाद से उधर की ओर आते हैं, कि बैंक के पास दो बुक होता है। एक आपका बैंकिंग बुक होता है, बैंकिंग बुक होता है, नोट कीजिए। एक आपका बैंकिंग बुक बुक होता है, और दूसरा आपका ट्रेडिंग बुक होता है, ट्रेडिंग बुक होता है, ठीक है ना। जहाँ पे बोर होने लगे कि हाँ सर जो है बहुत हो गया है, आज छोड़ दीजिए, वहाँ भी हम, ऐसा नहीं है कि जोस्ती हम पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हाँ पहला ही क्लास है और सर एकदम कितना पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप बोल दीजिए हम छोड़ देंगे, लेकिन अपने ढंग से तो पढ़ा देंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। चलिए, एक आपका बैंकिंग बुक होता है। तो बैंकिंग बुक बैंक कैसे मेंटेन करती है, तो बैंक का जो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल होता है, एंड बैंक का ये जो लोन होता है, इस दोनों को मिला के बैंक बैंकिंग बुक में मेंटेन करती है। बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है ये ट्रेडिंग बुक में मेंटेन करती है। दोनों को मिलाकर ये क्या होता है, ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑन बैलेंस शीट आइटम होता है। समझ में आ रहा है ना, ऑन बैलेंस शीट आइटम, बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक कंबाइंडली नोन एज ऑन बैलेंस शीट आइटम। इसके बाद से आपका होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये सब चीज को जानना ही होगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब ये हुआ कि अभी जो है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब ये बैंक का प्रॉमिस है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी जाना जरूरी है, अभी बैलेंस शीट पे नहीं है, बट ये बैंक का प्रॉमिस है, हो सकता है कि आने वाले समय में बैलेंस शीट पे वो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो गारंटी है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है ना, ये दो कॉमन बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, जो लोग जनरली नाम लेते हैं। और भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम और भी कौन कौन से हैं, लेकिन ये जनरली नॉन ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, जो जनरली लोग जानते हैं। गारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी का मतलब है कि वादा किया है, बट अभी बैंक निभा नहीं रही है। हो सकता है कि कस्टमर उसका जो है डिफॉल्टर बन जाए, तो बैंक को जो है निभाना पड़े। तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑन बैलेंस शीट, जब ये इस बैंक के अकाउंट से कैश जाएगा तो ऑफ बैलेंस शीट ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये भी क्या है, ऑन बैलेंस शीट आइटम अभी नहीं है, बट बन सकता है। तो यही है कि कॉल रिस्क का मतलब ये हो गया कि जो है अचानक अगर बैंक को जो है वो वादा निभाने के लिए आ जाए, जिसको हम लोग टेक्निकली क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के लिए आ जाए, तो उसको हम लोग कॉल रिस्क कहेंगे। गैप मिसमैच हुआ कि डिपॉजिटर पैसा देने आया, और जो है, और उसका बैंक
उसका बैंक इन्वेस्टमेंट किया है लोन की, तभी तो उसको रिटर्न कर पाएंगे ना। मैं डिपॉजिटर को मान लें कि एफडी पे अगर 7% दे रही है और कुछ पैसा बैंक को भी अपना लेना है, मान लें कि 2% लेना है, तो बैंक को तो 9% मिलना चाहिए ना, तब ना अपने पास 2% रखेगी और 7% जो है उसको देगी, ठीक है ना। और शुरू में और बीच में ही अगर ये एफडी ब्रेक करने के लिए कस्टमर बोले तो बैंक क्या करेगी? तो ये प्रॉब्लम होता है। बेसिस रिस्क जो है ये टोटल एनडीटीएल एंड टोटल एसेट साइड एंड टोटल लायबिलिटी साइड को जो हम लोग मैच करते हैं वहां पर मिसमैच होता है, तो ये बेसिस रिस्क होता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या हुआ? री इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो एफडी करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है जिसका वो एफडी करे, फिर इंटरेस्ट इनको जो है आ गया, फिर अगला टर्म के लिए एफडी कर दिए, फिर अगला टर्म के लिए एफडी कर दिए, कंपनी का बहुत सारा पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है। तो अगर कोई अचानक से निकाल लिया पैसा कि नहीं अगला बार हम एफडी नहीं करेंगे, तो बैंक को क्या हुआ? बैंक को लिक्विडिटी की कमी हो गई ना, लास्टली तो बैंक को लिक्विडिटी की कमी हो गई। समझ में आया? तो ये आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क हुआ। तो देख रहे हैं ना कि लिक्विडिटी रिस्क भी कई तरह का होगा, केवल लिक्विडिटी रिस्क जान जाने से ये नहीं हो कि लिक्विडिटी रिस्क जो है हो गया बात खत्म, नहीं, बैंक को पैसा की कमी कई तरह से हो सकती है। तो ये अलग अलग आपका रिस्क हुआ, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, गैप मिसमैच रिस्क, बेसिस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट। फिर ये आपको मार्केट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क में फॉरेक्स रिस्क, तो ये तो नाम से भी क्लियर है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज में अगर कुछ लॉस होता है ट्रेडिंग में, तो आपका फॉरेक्स रिस्क हो जाएगा। और भी बहुत तरह से फॉरेक्स रिस्क बन सकता है, आगे चर्चा होगा पार्टिकुलर चैप्टर में। प्राइस रिस्क क्या हुआ? प्राइस रिस्क जो मान लीजिए शेयर में जितना पे पैसा को मिलना था उससे कम मिल रहा है, तो ये आपका हो गया। बॉन्ड में पैसा कम मिल रहा है, तो उस बॉन्ड वाला तो यहाँ पे हो गया। यील्ड कर्व रिस्क जो है ये बॉन्ड से रिलेटेड हो गया। इसके बाद से जो है आपका लिक्विडेशन रिस्क, ये दो रिस्क को जो है नोट कीजिए, एक है आपका लिक्विडेशन रिस्क एंड दूसरा क्या है? लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है अलग से जो है लिक्विडिटी रिस्क है इसमें, और मार्केट रिस्क में लिक्विडिटी रिस्क है, इस दोनों में फर्क है। ये जो लिक्विडिटी रिस्क है ये फॉर पार्टिकुलर बैंक है, फॉर पार्टिकुलर बैंक है। लिक्विडिटी रिस्क जो है पार्टिकुलर बैंक का होगा, जैसे कि मान लीजिए कि जो है पीएनबी के पास अगर पैसा की कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई के पास भी पैसा की कमी है या बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी पैसा की कमी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसका पार्टिकुलर पैसा की कमी है तो उसके पास है, दूसरे के पास कुछ ही नहीं है। लेकिन मार्केट रिस्क में अगर लिक्विडिटी रिस्क की कमी है तो मार्केट में पैसा की कमी है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के समय हुआ था। डीमोनेटाइजेशन के समय जो पैसा की कमी हुई थी वो किसी पार्टिकुलर बैंक के साथ वो प्रॉब्लम नहीं था, पूरे देश के साथ प्रॉब्लम था, मतलब मार्केट में ही पैसा की कमी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी रिस्क इन मार्केट, मार्केट में ही पैसा की कमी है। एंड लिक्विडेशन रिस्क का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैंक इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको ये नहीं भजा पा रही है, उसको ये कन्वर्ट लिक्विड में नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है ना? ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन, जैसे एक रीजन आपको बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि बैंक ने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और बैंक ने सोचा कि 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करें और 110 रुपया पे हम जो है पैसा निकाल लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और अचानक से किसी कारणवश रातों रात जो है ना ये आपको 90 नहीं गया, ये 70-75 चला गया। समझ में आ रहा है ना? किसी कारण से रातों रात, समझ में आ रहा है ना? बहुत सा ऐसा सिचुएशन मिलता है। तो बैंक बोले कि ना इतना तो हम सोचे ही नहीं थे, 90 भी रहता तो चलो लॉस बुकिंग कर लेते हैं। जिस प्रकार से लोग प्रॉफिट बुकिंग करता है उसी प्रकार लॉस बुकिंग भी कर लेता है कि चलो ठीक है अभी नहीं अर्निंग की है, बाद में अर्निंग कर लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लॉस बुकिंग। लेकिन 90 के बदले ये 70 पे शेयर चल जाएगा तो ये छोड़ देगा बैंक। बैंक बोलेगी ठीक है सिचुएशन अभी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल नहीं, आउट ऑफ जो है कंट्रोल है। अब जो है कुछ दिन तक रहने देते हैं यहाँ पे, फिर से सिचुएशन मार्केट का होगा और फिर से शेयर जब ऊपर की ओर जाएगा तब इसको हम देखेंगे फिर क्या करना है। अभी छोड़ देते हैं, अभी कुछ दूसरा पैसा का इंतजाम करते हैं कि उससे हम और भी काम कर सकें।
तो बैंक अपना इन्वेस्टमेंट अगर लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं करती है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन रिस्क। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज लिक्विडेशन रिस्क। ऑप्शन रहेगा रहेगा ऑप्शन नीचे 4, तो आपको वहां सिलेक्ट करना होगा। एंड व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क इन मार्केट रिस्क, मार्केट में पैसा ही नहीं है। इसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या है? ये इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कि बीच में अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट को ब्रेक करते हैं, तो इसको हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन कहते हैं। नाम से भी क्लियर है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस, मतलब मेरे पास जो है ना ऑप्शन है, कोई है तो मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन मतलब चॉइस है। चॉइस है कि हम ये पार्टिकुलर काम करें या पार्टिकुलर काम नहीं करें। इसमें दो तरह का इम्बेडेड ऑप्शन आता है। एक तो ये आता है कि मान लेते हैं कि लोन है। अब लोन का जो पैसा है, मान लेते हैं कि बैंक जो है होम लोन अगर 10 साल के लिए दी है, 10 ईयर के लिए दी हुई है, ठीक है ना। तो 10 ईयर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अर्न करेगी बैंक अपने कस्टमर से। अब 2 साल ईएमआई देने के बाद कस्टमर के पास ढेर सारा पैसा आता है कहीं से, और वो बैंक के पास आएगा, प्रिंसिपल लेके पहुंच जाता है कि आप इसको ले लीजिए। तो बैंक इनकार तो कर नहीं सकती है। तो बैंक को लॉस क्या हुआ? बैंक को लॉस हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि आगे जो मुझे पूरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्बेडेड ऑप्शन। तो इम्बेडेड ऑप्शन का पहला एग्जाम्पल ये हुआ कि लोन अगर बीच में कस्टमर फुली रिपेमेंट कर देता है बिफोर मैच्योरिटी, तो दिस इज कॉल्ड इम्बेडेड ऑप्शन। दूसरा इसका एग्जाम्पल एफडी में आता है। एफडी में क्या आता है जो है एग्जाम्पल, मान लेते हैं वही बात कि 10 साल का एफडी है, 5 साल में या 2 साल के बाद जो है कस्टमर ब्रेक करता है और अपना पैसा मांगता है। बैंक को कहाँ से पैसा देगी? कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेगी, क्योंकि उसने तो कहीं ना कहीं या तो लोन दे दिया है या इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। पैसा तो बैंक के पास है नहीं। बैंक एक दिन भी पैसा अगर बैंक इसको सर्कुलेट नहीं करे, तो उस पे उस दिन का इन्फ्लेशन का चार्ज लग जाता है, ठीक है ना। एक दिन के लिए भी इन्फ्लेशन का चार्ज लग जाता है। चर्चा करेंगे इस पे। तो यहाँ पे जो है एफडी पर भी क्या हो जाता है, बैंक को जो है ना वो लॉस हो गया, बैंक कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेगी, तो उसको जो है अब खुद और कोई की नहीं 2% 7% कस्टमर को दे दी। तो यहाँ पे इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। बॉन्ड में भी इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क रहता है, बॉन्ड में भी। तो इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क एकदम से इस तरह से आप याद कीजिए ना, याद तो खैर कुछ करना नहीं है, समझना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है कि जब कई बार आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एम्बेडेड का मतलब होता है कि बीच में कोई सामान को, कोई इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देना, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन। इसके बाद से आपका ऑपरेशनल रिस्क आता है। तो ऑपरेशनल रिस्क में तो बहुत सारे, जैसे कि आज के डेट में जो है फ्रॉड होने लगे हैं। देखिए चंदा कोचर जो ICICI बैंक की हेड थी, वो फ्रॉड में पकड़ी गई हैं। और या चाहे बेगाय सुनने को ही मिलता है, कोई ना कोई बैंकर जो है कभी कभी कुछ फ्रॉड कर लेता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, जो पहले नहीं होता था आज के डेट में होने लगा है। तो ये तो बैंक को लॉस ही ना हुआ, राइट ना। तो ऑपरेशन रिस्क का ये एक हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है रिस्क है। कम्युनिकेशन के चलते मान लीजिए कि हो सकता है कि पैसा कहीं जाना था कहीं और चला गया, ये कम्युनिकेशन के चलते हो सकता है। या बीच में बैंक इन्वेस्टमेंट कहीं कर रही थी या कुछ कर रही थी, बीच में आपका नेटवर्क खराब हो गया, तो कम्युनिकेशन के चलते रिस्क आ गया, बैंक को कुछ प्रॉफिट होने वाला था, लॉस ही हो गया। तो कम्युनिकेशन रिस्क। डॉक्यूमेंटेशन रिस्क जो है बता ही चुके हैं कि केवाईसी के चलते जो है बैंक को पेनल्टी लग गया, कोई आपको कंप्लायंस के चलते पेनल्टी लग गया। तो डॉक्यूमेंटेशन रिस्क। इसके बाद से क्या है, ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क में तो यहाँ भी आ गया ना कि आरटीजीएस कहीं और करना था, नेफ्ट कहीं और करना था, कहीं और चला गया और वो पैसा भी निकाल लिया, फिर लौट आएगा, लेकिन बैंक को उतना तो हेडेक हो गया। इसके बाद से कोई लीगल रिस्क। लीगल रिस्क में हो सकता है कि जो है बहुत सारे कस्टमर केस कर दिया हो किसी भी चीज़ को लेकर, या और भी कोई लीगल रेगुलेटरी से रिलेटेड बैंक को पेनल्टी लग गया हो। यही आपका लीगल रिस्क रेगुलेटरी रिस्क में आ गया। तो ऑपरेशन रिस्क का भी अपना एक एरिया है, ये बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है ना। इसके बाद से आपका ये 4 मेन रिस्क है, उसका सब रिस्क है। नेक्स्ट जो है आपका अदर रिस्क में आता है। अदर रिस्क
भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको बतला के छोड़ देंगे आज का क्लास, है ना। अदर रिस्क जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दिखता बहुत ही कम है, 9 के बराबर जो है ना, अदर रिस्क जो है आपका 9 के बराबर दिखता है, बहुत कम ही जो है ना ये आपको दिखता है। बट ये जब दिखता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे असर डालता है, सबको लेके डूब जाता है, ठीक है ना। जिसमें एक तो आपको सामने दिख रहा है रेपुटेशन। अब रेपुटेशन एक ऐसा वर्ड है कि एक बार गया, रेपुटेशन लेने में कितना समय लग जाता है, रेपो बनाने में। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड, ब्रांड बनाने में कई साल लग जाता है, ब्रांड वैल्यू उसी से आता है। ये ब्रांड वैल्यू किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट होता है। बनाने में कितना साल लग जाता है, बट रातों रात ब्रांड खराब हो सकता है अगर कोई अपर हेड जो है वो किसी चीज में पकड़ा गया। जैसे कि कई एग्जाम्पल है, एक तो चंदा कोचर वाला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका रामानिगम राजू का ही है, सत्यम का केस था, ठीक है ना। सत्यम का केस आप गूगल पे कीजिएगा तो इंडिया का वन ऑफ द जो है फ्रॉड केस आया है, जिसमें बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग से भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें केस है। तो रेपुटेशन जाने के बाद जो है फिर कई साल लग जाता है। तो ये रेपुटेशन एक ऐसा चीज़ है कि इसको ऑपरेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेटजिक जो रिस्क है ये भी है कि मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या दूसरा कोई कॉर्पोरेट हो। सबसे पहला कौन होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। अगर उसी का स्ट्रेटजी में कहीं कोई लूप होल है, कहीं कोई दिक्कत है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे वो असर डालेगा। इसका सबसे जो ज्वलंत एग्जाम्पल है वो क्या है, नोकिया का है। नोकिया जब पूरा इसके पूरा जो कंपनी है, पूरा जो मोबाइल कंपनी है, वो एंड्रॉयड वर्जन को अडॉप्ट कर रही थी, तो नोकिया सिम्बियन में लगा हुआ था। अब सिम्बियन वर्जन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो मोबाइल मोबाइल क्यों चाहिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए और यूजर फ्रेंडली के लिए चाहिए, इजी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल जो है और भी चीज़ों को जो है वो आसान बनाता है, कम्युनिकेशन के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या यूट्यूब वगैरह के लिए। अब उसको आप टेक्निकल बना दिए, मतलब इतना आसान होना चाहिए कि एक बच्चा भी मोबाइल चला ले, हालाँकि नहीं चलाना चाहिए बच्चे को, या फिर कोई एक रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, उसके लिए फिर पढ़ना ना पड़े, मोबाइल को चलाने के लिए पढ़ना ना पड़े। तो ये आपको एंड्रॉयड करके दिखलाया, यूज़र फ्रेंडली है। सिम्बियन थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है ना? लोग आसान चीज़ को ज़्यादा खोजते हैं। तो यही जो कंपनी का जो स्ट्रेटजी था, यही इसको ले डूबा। क्योंकि जब जब मोबाइल, पहले मोबाइल क्या आता था, पहले आपका बटन सिस्टम मोबाइल आता था, सबके हाथ में जो पहले बटन सिस्टम था, स्मार्ट सिस्टम तो आया नहीं। तो जब स्मार्ट सिस्टम मोबाइल डेवलप किया तो दो प्लेटफॉर्म डेवलप किया, एक सिमियन जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ था, और एक ओपन 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 जो है आपका एंड्रॉयड सिस्टम। तो एंड्रॉयड सिस्टम ही मैक्सिमम लोग एडॉप्ट किए और ये समझा नहीं। एप्पल का अपन अपना भी सिस्टम है, एप्पल का अपना सिस्टम है, तो एप्पल जैसी अगर स्ट्रेटजी बनाना है और लोग उसको समझे भी तो उसकी अलग बात है, लेकिन वो नोकिया कर नहीं पाया, राइट। तो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है। तो क्या आप लोग समझ पाए क्या, ये बतलाइए, जितना भी हम समझाएं समझ पाए, समझने में कोई जी प्रॉब्लम। सर। प्रियंका आपका कहीं कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं सर, समझ गए। हाँ, तो क्वेश्चन देंगे तो बनाइएगा, ठीक है ना। जी, जी। हाँ, ठीक है। आज एक चीज और केवल बताए थे, मार्केट को लेकर बतलाए थे कि मार्केट क्या है, मार्केट को लेकर बतला रहे थे। तो आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट से बताते हैं, सिंपली आपको इन्वेस्टमेंट से बताते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी सिंपल इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस पे एक आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड हो सकता है एंड वेरिएबल हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे टूल्स है ना, एफडी कीजिए, आरडी कीजिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, वो फिक्स हो सकता है। या फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि वेरिएबल हो सकता है, कोई नहीं जान सकता है कि शेयर कितना में अगला फल शेयर का क्या कितना पे हो जाएगा, कोई नहीं समझ सकता। तो जो फिक्स वाला जो होता है वो किसी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कौन तय करता है, तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन तय करती है। समझ में आ रहा ना? जैसे कि एफडी पे फिक्स डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन तय करेगा? बैंक तय करेगी। उसको कितना है, आरबीआई थोड़े तय करके उसको देगी, बैंक तय करेगी कि भाई, अब बैंक अपना बहुत तरह का एनालिसिस करेगी और वो बैंक फाइनल करेगी कि पर्टिकुलर एफडी पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए या होम लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ये अपना बैंक तय करती है। ठीक है ना? उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस का जो है वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ अपना तय करते हैं, मतलब कोई ना कोई इंडिविजुअल ही तय करता है। सुकन्या समृद्धि योजना का जो है गवर्नमेंट तय करके बताती है कि 8.2% है या कितना परसेंट है, वो गवर्नमेंट तय करती है पीपीएफ पे। मतलब जितना भी फिक्स रेट वाला इंस्ट्रूमेंट है उस पे कोई ना कोई तय करके बतलाता है, और वो पहला दिन ही मालूम रहता है कि लास्ट दिन मुझे कितना मिलने वाला है। तो आप पहले से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि एक होता है ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। जैसे कि एफडी पे मान लेते हैं कि आपको 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों ग्रॉस? क्योंकि इसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे, माइनस इन्फ्लेशन करेंगे। क्योंकि उस समय लास्टली क्या है कि आपको जो पैसा मिलेगा उससे कुछ ना कुछ परचेज करना है, कुछ ना कुछ परचेज करना है। पैसा का यही मतलब होता है कि कुछ ना कुछ परचेज ही करना है। तो सामान या सर्विस का दाम, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो भी बढ़ता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जनरली माना जाता है कि एवरेज इन्फ्लेशन जो है, अगर पिछले 10 साल 15 साल का आप चेक कीजिए तो 5% के आसपास है, रहता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी थोड़ा सा कम भी रहता है, लेकिन 10-15% भी रहता है। अभी ईरान का जो इन्फ्लेशन है ये आपको 42% ये किया गया है। ठीक है ना? फिर आपको अलग अलग जो है वो कभी कभी आपको 100% भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वो तो वर्स्ट केस हो गया। लेकिन जनरली आपको 5%, 7%, 9% इन्फ्लेशन इंडिया का भी बढ़ता ही रहता है। आप चेक कीजिए गूगल पे, पिछले 10-15 साल का इन्फ्लेशन चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। हाँ। तो मान लेते हैं कि अगर 5% भी एज ए एवरेज हम लोग इन्फ्लेशन को घटा देते हैं, 5% भी अगर हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो मुझे कितना मिला? 2%। तो ये आप इसको हंस के अडॉप्ट कीजिए या रो के कीजिए, एफडी पे 2% 1-1.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला है? पहले लोग पहले के तुलना में और आज के सिचुएशन में क्या फर्क है, इसको भी थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिए कि 2000 के पहले, ठीक है ना, 2000 के पहले आपका पैसा 6-7 साल में डबल हो जाता, 6 साल में डबल हो जाता। क्यों ऐसा होता था? कि उस समय जो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपको 12% 13% था। समझ में आ रहा ना? और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल था। तो उस समय आपका पैसा डबल हो जाता था और एफडी के इंटरेस्ट से ही बहुत सारे घर का खर्चा चल जाता था। क्लियर ना? तो वहां पे लोग मार्केट को जानते ही नहीं थे। बट अब क्या है कि आपको हंस के या रोकर मार्केट की तरफ आना ही पड़ेगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी, कुछ बढ़िया वाले इंस्ट्रूमेंट है, इस पे चर्चा होगी। एज ए बैंकर आप भी जानते ही होंगे। क्योंकि अगर आपको 10% से ऊपर का अब लेना है, पहले आपको 10% से ऊपर एफडी दे जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इन्फ्लेशन भी कम था। लेकिन अगर अब आपको 10% से ऊपर का रिटर्न लेना है
तो आपको मार्केट की तरफ देखना होगा। वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि कहाँ से मिलेगा? मार्केट से मिलेगा। यहीं पे मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस का यूलिप प्लान है, बहुत सारे हैं। आपका एनपीएस, एनपीएस का पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो मार्केट ही समझिए कि आज के डेट में सब कुछ है। बिना मार्केट का आप नहीं रह सकते, और पूरा का पूरा सीआईबी इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना? इसका ढेर सारा चर्चा चलेगा कि मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ही मालूम होगा कि 12%, 15%, 18%, 20% तक आपको मिल सकता है। और इन्फ्लेशन भी अगर घटाइएगा तो 7-8% मिल गया, 10% मिल गया, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, इतना तो मिलना ही चाहिए। क्लियर ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। किसी कुछ बोलना है, पूछना है तो प्लीज बतलाइए, एमसीक्यू ग्रुप में भेज देंगे। आपका गूगल क्लासरूम रेडी कर दे रहे हैं। किसी को आईडी पासवर्ड चाहिए तो प्लीज बतलाइएगा।